हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल नंबर कौन सा था सर? 14। एग्जाम्पल 14 तक के सारे एग्जाम्पल कवर कर लिए। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स को। माने कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में जहां पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और अनकंडीशनल माने इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज और एडिशनल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स की। ठीक है ना। अच्छा, इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लेक्चर में देख रखे होंगे। तो अब हम सीधे सीधे आगे सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है दोस्तों, वो एग्जांपल नंबर है 15। सर एग्जांपल नंबर 15 ये आ गया सर। इट इज द एग्जांपल नंबर 15। और अब एग्जांपल नंबर 15 में कह रहा है रूपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स। तो रूपेश के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/9। रूपेश के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/9। Whereas डेविड इज नोन टू हिट द सेम टारगेट इन 6 आउट ऑफ 11 शॉट्स। तो डेविड के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/11। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टारगेट हिट होना चाहिए जब वो दोनों एक साथ ट्राई करें? माने या तो रूपेश हिट कर दे या फिर डेविड हिट कर दे। भाई देखिए, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। पहले तो आपको इस स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। भाई टारगेट क्या होना चाहिए? हिट होना चाहिए। जब वो दोनों एक साथ ट्राई कर रहे हैं तो टारगेट हिट होना चाहिए। माने या तो रूपेश टारगेट हिट कर दे या फिर डेविड टारगेट हिट कर दे। ठीक है ना। कुल मिला के टारगेट हिट होना चाहिए। या का मतलब होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और माने आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माने प्रोबेबिलिटी ऑफ रूपेश यूनियन डेविड, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रूपेश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रूपेश इंटरसेक्शन डेविड, दैट इज इक्वल्स टू रूपेश के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 5/9, डेविड के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 6/11 माइनस। अब इसका इंटरसेक्शन पार्ट नहीं पता, तो जरा सोच के देखिए, किसी एक के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी का दूसरे के टारगेट हिट करने से कोई लेना देना नहीं है। माने यहां पे ये दोनों के दोनों इवेंट्स कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तो इनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी इनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगी। इनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी इनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगी। माने 5/9 इंटू 6/11। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसका आंसर निकल आया आपका सब मिलाकर, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 99। ये हो जाएगा 11 5 55 प्लस 9 6 54 माइनस 30। माने ये हो जाएगा 109 माइनस 30, 109 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 79 अपॉन 99। दैट्स योर आंसर। 79 अपॉन 99 दैट्स योर आंसर। ये आंसर दे रखा है। बात समझ में आ गई, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन टुगेदर। जब दो डाइस को एक साथ फेंका गया तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल केस हो गए 36। इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन टुगेदर द सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द टू डाइस इज नोटेड टू बी 10। ठीक है ना। सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू डाइस हैज शोन द पॉइंट 4। माने यहां क्या लगा दी गई? कंडीशन लगा दी गई। यहां क्या लगा दी गई? कंडीशन लगा दी गई। तो हमें क्या निकालना होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। माने प्रोबेबिलिटी पहला केस तो हो गया सम इज 10 और दूसरा केस हो गया वन ऑफ द डाइस शो 4।
नंबर 4। किसी एक डाइस को नंबर शो करना है, बहुत ध्यान सुनिएगा, सिर्फ एक डाइस की बात हो रही है, एक से ज्यादा नहीं। वन ऑफ द डाइस, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस नहीं लिखा है। अगर ये एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस लिखा होता तो हम दोनों डाइस भी शो कर सकते हैं, वो वाला केस भी लेते हैं, लेकिन यह लिखा हुआ है वन ऑफ द डाइस शो नंबर 4, माने क्या होगा, सिर्फ एक पास पे नंबर 4 आना चाहिए। तो कौन सा केस पहले हैपन होगा? सर कुछ नहीं दे रखा, तो जो पहले दे रखा है वो पहले हैपन होगा, जो बाद में रखा है वो बाद में हैपन होगा। माने आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब सम भी 10 हो और वन ऑफ द डाइस शो नंबर 4, माने दोनों पासों के फेसेस का सम भी 10 होना चाहिए और किसी एक पासे पे नंबर 4 भी आना चाहिए। कौन कौन से केसेस बनेंगे? देखिए, एक के साथ कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि एक के साथ 4 रखेंगे तो सम तो 5 होगा, लेकिन सम क्या होगा, 5 होगा। एक डाइस शो तो कर रहा है नंबर 4, लेकिन सम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 2 के साथ में कोई केस नहीं बनेगा, 3 के साथ भी कोई केस नहीं बनेगा, 4 के साथ 6 वाला केस बन पाएगा। देखिए ना, 4 के साथ 6, सम भी 10 हो गया, वन ऑफ द डाइस शो नंबर शो 4 भी हो गया। बात समझ में आ गई? 5 के साथ कोई केस नहीं बनेगा, 6 के साथ 4, एक केस ये बनेगा, सम भी 10 हो गया, वन ऑफ द डाइस शो नंबर 4 भी हो गया, माने 2 केस बने, कितने में से, 36 में से। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने सम 10 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने सम 10 होना चाहिए। सम 10 के कितने केसेस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। सम 10 के कितने केस बनेंगे? 3 केस। कौन कौन से? 4 6, 5 5, 6 4, 36 से 36 कैंसिल, आंसर आ गया 2/3, आंसर आ गया 2/3। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? करने का तरीका समझिए दोस्तों, रट्टाफिकेशन मत करिए, ठीक है ना। ये आ गया 2/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17। In a group of 20 males, 15 females, 12 males and 8 females are service holder। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इंफॉर्मेशन को एक ट्री सिस्टम में शो कर लीजिए। माने टोटल कितने हो गए? 35। 35 में से मेल्स और फीमेल्स कितने हैं? मेल्स है कितनी? मेल्स है 20। फीमेल्स कितनी है? फीमेल्स है 15। 35 में से टोटल मेल्स हो गए 20, फीमेल्स हो गए 50। अब वो कह रहा है 12 मेल्स एंड 8 फीमेल्स आर सर्विस होल्डर, माने इसमें सर्विस होल्डर कितने हैं? 12, और इसमें सर्विस होल्डर कितने हैं? 8। माने अगर मैं आपसे पूछूं नॉट सर्विस होल्डर कितने होंगे? नॉट सर्विस होल्डर कितने होंगे? भाई टोटल 20 है, 12 सर्विस होल्डर, तो 8 नॉट सर्विस होल्डर। टोटल 15 है, 8 सर्विस होल्डर, तो नॉट सर्विस होल्डर कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है ना, ये कहलाता है ट्री सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्री सिस्टम। अब सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप इज अ सर्विस होल्डर। माने पहला केस हो गया इज अ सर्विस होल्डर। गिवन दैट का मतलब क्या लग गई? कंडीशन लग गई। द सेलेक्टेड पर्सन इज मेल। दूसरा केस हो गया इज मेल, इज मेल। अब कौन सा केस पहले हैपन हो रहा है? भाई गिवन दैट दे रखा है, माने बी पहले हैपन हो रहा है। ठीक है ना, गिवन दैट का मतलब ये हमें पहले से पता है। क्या चीज पहले से पता है? कि वो एक मेल है। ठीक है ना, तो अब हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माने सर्विस होल्डर भी हो और मेल भी हो, सर्विस होल्डर भी हो और मेल भी हो। ऐसे कितने परसेंट है? सर 12%। कितने में से? 35 में से। कितने में से? 35 में से। तो आंसर यहां पे आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 12 अपॉन 35 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिर्फ मेल की बात कर रहा है। इज अ मेल, इज अ मेल कितने हैं? 20। कितने में से? 35 में से। हमेशा टोटल में से लिया जाता है। ये कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 20 का मतलब 3 अपॉन 5, और 3 अपॉन 5 का मतलब 0.6 इज द करेक्ट आंसर। 3 अपॉन 5 का मतलब 0.6 इज द करेक्ट आंसर। करने का तरीका समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18। इफ अ कनेक्शन विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इवेल्युएट, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जरा एक एक करके। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है हमें, हाँ बिल्कुल सही,
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। सबसे पहले ये बताइए, ए गिवन है, बी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है, क्या ए इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा? भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको उठा के इधर ले जाऊं, इसको उठा के इधर ले आऊं, बात तय की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो वैल्यू लगा दीजिए, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 3/5 माइनस ए यूनियन बी कितना है 5/6। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 30। अब ये हो जाएगा 10 ज़ा 20, 6 ज़ा 18 और 5 ज़ा 25। माने ये आ जाएगा कुल मिला के 13/30। क्या निकल आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस मुद्दा हमें यही चाहिए था, ये निकल आया हमारे पास। अब हम जिसने क्या पूछा है, पहला पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? भाई देखिए अभी निकाला है हमें, भाई सारी चीजें टिप्स पे पता है, हमें रेक्टिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 13/30 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/5। तो इंटू लगा के 5/3 कर ले। भाई छोटे बच्चों वाली बात, छोटे बच्चे बिल्कुल बन जाइए। क्या? डिवाइड का साइन है, जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इधर वाला नंबर पलट जाएगा। तो डिवाइड बाय 3/5 करता है, इंटू लगा के 5/3 कर दिया। बात तो एक ही है यार। देखो छोटे बनने में सबसे ज्यादा फायदा रहता है, छोटे बनने में हमेशा फायदा रहता है। टॉम एंड जेरी में आप किसके साथ हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस लोग जेरी के साथ होते हैं, टॉम के साथ बहुत कम लोग होते हैं। तो जितना ज्यादा आप कमजोर दिखाई देंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा 6 ज़ा, आंसर आ जाएगा 13/18। 13/18 देखिए जरा, पहला वाला पार्ट का आंसर 13/18 आ गया, सही है ना। दूसरा पार्ट बी अपॉन ए भी निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, यहां कर लेते हैं जी, ये यहां पे। हाँ, तीसरा पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए डैश माने ए ना आए, ए डैश का मतलब ए ना आए और कौन आए? बी आए। माने अगर हम दो छोटे छोटे सर्कल खींचे, यहां ए यहां बी, हम कहे ए ना आए माने ये नहीं आना चाहिए, और बी आए माने ओनली बी की बात हो रही है। ओनली बी निकालने के लिए क्या करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बस आपको वैल्यू लगानी है और कुछ नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला हमने? 13/30, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हमारा? 3/5। बस इसको सॉल्व कर देना। ये कितना हो जाएगा भाई? इसमें लिख लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। ये हो जाएगा 18 - 13, 5 रह जाएगा, और इंटू लगा के इसे 5/3 कर दें। ये 6 ज़ा कैंसिल हो गया, कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। इसका आंसर आ गया 5/18। इसका आंसर क्या आ गया? 5/18। बात समझ में आ गई। चौथा पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं तीसरा पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश। तीसरा नहीं, सॉरी, फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश। तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर वही वाली बात, दो सर्कल खींचे हमने, ये ए ये बी। अब ये कह रहा है ए आए और बी ना आए, माने ए आए, ये आए, ए आए और बी ना आए, माने ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। तो किसकी बात कर रहा है? ओनली ए की बात कर रहा है। ओनली ए निकालने के लिए क्या करें? इस ए में से ये इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, बी के ना आने की बात करें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख ले, इसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख ले। बात समझ में आ गई? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारा सर? 2/3, तो 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल गया है? 13/30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 3/5, तो बी के आने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, ना आने की कितनी होगी? 2/5, 1 माइनस करेंगे तब भी वही आएगा 2/5। दैट इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 30, 20 माइनस 13 7 इंटू 5/2, ये 2 जा 6 जा कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा? 7/12, 7/12। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश यहां कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश। अब दैट इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब जरा याद करिए ये लिखा क्या है? वैसे तो ए ना आए और बी भी ना आए, ए ना आए और बी भी ना आए, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई होगी जरूर ध्यान से, मैंने कहा होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो आप इसे ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई होगी। अगर होल डैश हो तो ए डैश बी डैश आ जाएगा, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना देंगे, इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन बना देंगे। माने इस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकता हूं अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, जैसा था वैसे उतार दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अब जरा देखिए ए यूनियन बी हमें पता है, ए यूनियन बी हमें पता है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए ए यूनियन बी कितना है? 5/6, माने ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 5/6 डिवाइडेड बाय बी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बी के आने की प्रोबेबिलिटी है सर 3/5, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/5, डायरेक्ट लिख दिया 2/5, तो ये रह गया 1/6 और इंटू लगा के 5/2। कुछ कट रहा है? नहीं। आंसर कितना आ गया? 5/12। आंसर कितना आ गया? 5/12। बात समझ में आ गई दोस्तों? करने का तरीका समझ में आ गया? चलिए सारे पार्ट खत्म हो गए इसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19, बहुत ध्यान से देखिएगा तसल्ली से। वो कह रहा है द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2:3। ऑड्स इन फेवर, भाई ऑड्स इन फेवर का मतलब फेवर अपॉन अगेंस्ट दे रखा है। ऑड्स इन फेवर का मतलब ये हो गया फेवर और ये हो गया अगेंस्ट, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? ये हो जाएगी 2/5। भाई प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू फेवर अपॉन टोटल, फेवर अपॉन टोटल। फेवर 2 है, अगेंस्ट 3 है, तो टोटल कितना होगा? 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/5। एंड द ऑड अगेंस्ट अनदर इवेंट, ऑड अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट अपॉन फेवर, माने ये अगेंस्ट ये फेवर, तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7/10। भाई याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू फेवर अपॉन टोटल, अगेंस्ट अपॉन फेवर नहीं होता। फेवर कितना है? 7, टोटल कितना हुआ? 10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7/10। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट ऑकर, सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट ऑकर होना चाहिए। माने जब ए आएगा तो बी नहीं आएगा, जब ए आएगा तो बी नहीं आएगा, और जब बी आएगा तो ए नहीं आएगा। माने हमें यहां पे दो कंडीशन निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। ओनली ए निकालने के लिए क्या करें? या तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें,
या फिर भाई देखिए करने का तरीका कैसे भी कर लीजिए, हर तरीके से आंसर सेम आएगा। अगर आप चाहें तो उसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं यहां लिखवा देता हूं। पहला तरीका तो ये कि हम इसमें कर ले, इसे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई ओनली ए का मतलब ये दो सर्कल बनाए, ये ए ये बी, ये वाला कौन सा वाला पार्ट कह रहा है आपसे, ये वाला पार्ट कह रहा है, ये वाला। भाई ए आए और बी ना आए, ये वाला पार्ट नहीं आने चाहिए, तो ए में से क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर देंगे। बिल्कुल सेम वे में ओनली बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बी में से इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर देंगे। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारा 2/5 माइनस, अब इंटरसेक्शन पार्ट कैसे निकाले, ये तो गिवन नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिए, दो अलग अलग इवेंट है भाई, एक मैं बात कर रहा हूं राम की, एक मैं बात कर रहा हूं सुल्तान की, तो दो अलग अलग आदमी हैं, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इनके किसी भी काम को करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। और इंडिपेंडेंट के केस में इंटरसेक्शन पार्ट को किसमें चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 7/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 7/10 माइनस 2/5 इंटू 7/10। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम 50 ले लीजिए डायरेक्ट। एलसीएम कितना आ गया 50, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 14 प्लस 35 माइनस 14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 55 में से 28 गया, 27/50 इज द आंसर। 27/50 इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर आ गया, बात समझ में आ गई। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो आपका ये हो गया, करने का तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका एक और भी है इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका एक और भी है इस क्वेश्चन को करने का। हमें इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इसी क्वेश्चन में बात करें, पहला तरीका तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए निकालना है। अब ओनली ए को हम चाहे तो ये ले सकते हैं कि ए आए और बी ना आए, ए आए और बी ना आए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी के लिए क्या लिखेंगे, बी आए और ए ना आए, बी आए और ए ना आए। भाई ओनली ए निकालने के लिए ए आए और बी ना आए, और ओनली बी निकालने के लिए बी आए और ए ना आए। जरा ध्यान से देखिए, जब ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो जितने भी इनके इंटरसेक्शन के पार्ट होंगे उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, तब भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। आइए देखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, बी के आने की प्रोबेबिलिटी 7/10, ना आने की कितनी होगी 3/10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 7/10 इंटू ए के आने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5। एलसीएम कितना आ गया 50, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 21, आंसर कितना आएगा 27/50। आप दोनों में से किसी भी तरीके से करिए, आंसर सेम आएगा। देखिए 27/50, दोनों आंसर अपनी जगह सही है, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। चलिए ना, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट। अरे ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सब क्वेश्चन मैंने आपको ये करा रखे हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर है। आपको परेशान नहीं होना है किसी भी तरीके से, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे वो रफ पेपर पे कीजिएगा। कॉपी में बैठ के कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत रखिएगा, एक ब्लैंक पेपर निकालिएगा, उसी में ही आपको सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज, सारे एडिशनल क्वेश्चन करने हैं। ये आप टारगेट लेके चलिए, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी, अदरवाइज स्पीड नहीं बन पाएगी। ये बात अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सिर्फ उसी क्वेश्चन की वीडियो देखिएगा। ये सिर्फ आपके बेनिफिशियल मतलब कहते हैं प्रॉफिट के लिए बनाई गई कि आपका टाइम बच सके। हाँ जी,
देयर आर 3 बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, माने पहले बॉक्स में 5 ब्लू 8 रेड 10 व्हाइट, टोटल 23। सेकंड में 4 ब्लू 9 रेड और 8 व्हाइट। तीसरे बॉक्स में 3 ब्लू 6 रेड और 7 व्हाइट, टोटल 16। 23 21 16। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स से एक बॉल निकाली गई, माने इससे एक बॉल निकाली, इससे एक बॉल निकाली और इससे भी एक बॉल ड्रॉ करी। तीनों बॉल से एक बॉल, तीनों बॉक्स से एक बॉल ड्रॉ करी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ द सेम कलर, माने या तो तीनों के तीनों क्या होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए, या तीनों रेड होनी चाहिए, या तीनों व्हाइट होनी चाहिए। माने हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर दैट इज इक्वल्स टू, या तो तीनों रेड होंगी, वो तीनों ब्लू होंगी, या तीनों रेड होंगी, या तीनों व्हाइट होंगी। ठीक, तीनों ब्लू होंगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले बॉक्स में से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 5/23। दूसरे बॉक्स में से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/21 और तीसरे बॉक्स में से 3/16। ये तो तीनों ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब ऐसे ही रेड की बात करेंगे तो प्लस रेड के लिए क्या हो जाएगा, 8/23, 9/21 और 6/16। ये रेड की बात हो गई। अब व्हाइट की तो 10/23, 8/21 और 7/16। बस ये आपका आंसर आ गया। इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 7728। मल्टीप्लाई करिएगा इन तीनों को, सबसे बढ़िया तरीका है, ताकि तीनों का एलसीएम सेम आ गया। 5 4 जा 23 जा कितना हो जाएगा 60, 8 9 जा 72, 6 जा कितना हो जाएगा 432 और 10 8 जा 87 जा कितना हो जाएगा 560। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1052 डिवाइडेड बाय 7728। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? ये आंसर निकला, ये लीजिए, ये सेम आंसर है। बात समझ में आ गई, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 21 कह रहा है मिस्टर रॉय सेलेक्टेड फॉर 3 सेपरेट पोस्ट। मिस्टर रॉय को सेलेक्ट किया गया 3 सेपरेट पोस्ट के लिए। फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर 3 कैंडिडेट। पहली पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट है 3। सेकंड पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट है 5 और थर्ड पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट है 10। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड। मिस्टर रॉय सेलेक्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब या तो पहली पोस्ट में सेलेक्ट हो जाए, या दूसरे में सेलेक्ट हो जाए, या किसी तीसरे में सेलेक्ट हो जाए। ये तो बात है। या का मतलब और का मतलब यूनियन। माने आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड यूनियन थर्ड। यही तो पूछ रहा है, या तो फर्स्ट में सेलेक्ट हो, या सेकंड में सेलेक्ट हो, या थर्ड में सेलेक्ट हो। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाने जाऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हालांकि ये 3 अलग अलग बातें हैं, तो ये तीनों क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगे। तो इंटरसेक्शन के बाद मल्टीप्लाई में छूट जाएंगे, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर आप उसे अप्लाई करते हैं तो दोस्तों उसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। हमें समय का भी बहुत ध्यान रखना है। तो हम क्या करें, अगर हम एक काम करें कि हम इसमें से इसे लिख लें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डैश इंटरसेक्शन सेकंड डैश इंटरसेक्शन थर्ड डैश। माने एक में से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, में से किसी तीनों में सेलेक्ट ना हो तो कम से कम किसी एक में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। भाई टोटल में से अगर हम किसी भी कहें ना, देखिए ये कम से कम एक में सेलेक्ट हो और ये तीनों में सेलेक्ट हो,
ठीक है ना, तीनों में सेलेक्ट ना हो, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 में से किसी में भी सिलेक्ट ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर दे तो कम से कम किसी एक में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस। अब फर्स्ट में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, देखा जाए कितने कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है। तो मिस्टर रॉय सिंगल है, मिस्टर रॉय सिंगल है, तो मिस्टर रॉय की पहली पोस्ट में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। पहली पोस्ट में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। दूसरी पोस्ट में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5। और तीसरी पोस्ट में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/10। तो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/3। सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/5। सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10, ना होने की कितनी होगी, 9/10। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कट जाएगा कुछ तो काट दीजिए, 3 जा कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24/50। ठीक है ना, माने 26/50, माने आंसर आ जाएगा 13/25। आंसर आ जाएगा 13/25। ये रहा सर, बात समझ में आ गई, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22, वो कह रहा है द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज दैट 3 सेक्शन ऑफ अ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल इनकाउंटर अ कंप्यूटर एरर आर 0.2, 0.3 एंड 0.1। पहले बहुत आराम से क्वेश्चन को समझिए। देखिए लगातार मैं आपको इसलिए पढ़ाता जा रहा हूं, मैं इसमें बीच में और इधर उधर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपका टाइम बड़ा प्रीशियस है। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है जिसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं। ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है कि आपको मेरे पे डिपेंडेंसी ना हो। सबसे पहले स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस अगर आप सही से कर लेंगे, यकीन मानिए मैक्सिमम केस में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, चाहे वो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो कहीं के भी क्वेश्चंस हो। तो सबसे पहले आईसीआई को मॉड्यूल को कवर करना है। अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए। वो कह रहा था इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, साफ साफ बोल दिया इसने, इंडिपेंडेंट केस है। तब इंडिपेंडेंट है तो जितने भी इंटरसेक्शन पार्ट है वो सारे के सारे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। तो द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज दैट द 3 सेक्शन ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल इनकाउंटर अ कंप्यूटर एरर आर 0.2, 0.3 एंड 0.1। माने किसी एक डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट नंबर 1 में एरर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.2, डिपार्टमेंट 2 में आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3, और डिपार्टमेंट 3 में कंप्यूटर एरर आई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.1। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वुड बी एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर। कम से कम एक कंप्यूटर एरर चाहिए, कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब या तो D1 में आए, या D2 में आए, या D3 में आए। फिर वही वाली बात, A यूनियन B यूनियन C, इतना लेंथी कौन निकालेगा। हम क्या करें, 1 में से किसी में एरर ना आए तो कम से कम एक एरर की बात आ जाएगी। ठीक है ना, तो हम इसका पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहला पार्ट क्या होगा इसका, एटलीस्ट 1 एरर, एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर, एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर, दैट इज इक्वल्स टू क्या करें, 1 में से किसी में भी एरर ना आए, ना ही D1 में आए, ना ही D2 में आए, और ना ही D3 में आए। इस बात की प्रोबेबिलिटी वो माइनस कर दे भाई, A यूनियन B यूनियन C, ये D1 यूनियन D2 यूनियन D3 है। तो इतना लेंथी कौन जाएगा, A यूनियन B यूनियन C होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इतना लेंथी कौन कैलकुलेशन करेगा। हालांकि हमें पता है कि भाई ये इंडिपेंडेंट केस है तो जितने भी इंटरसेक्शन के पार्ट हैं सबके सब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, लेकिन इतनी लेंथी कैलकुलेशन कौन करेगा। तो हम क्या करें, टोटल में से किसी में एरर ना आए इस बात की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस D डैश, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.8। D2 डैश, D2 में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.7। D3 डैश, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कंप्यूटर एरर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.9। ये लीजिए, ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी है। तो 1 माइनस दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं,
हाँ जी, एटलीस्ट वन कंप्यूटर एरर, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.9, 1 माइनस 0.504, 1 माइनस 0.504, तो ये हो जाएगा 0.496, 0.496 कहाँ गया? हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। ये 0.496 को राउंड ऑफ कर दिया, इसलिए 0.50 लिख लिया। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ओनली एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर, सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक एरर आनी चाहिए। मतलब जब D1 में एरर आएगी तो D2 और D3 में एरर नहीं आनी चाहिए। जब D2 में एरर आएगी तो D1 और D3 में एरर नहीं आनी चाहिए, और जब D3 में एरर आएगी तो D1 और D2 में एरर नहीं आनी चाहिए। मतलब सिर्फ एक डिपार्टमेंट में आए, बाकी दो में नहीं आएगी। तो अब हम इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं जी। सेकंड पार्ट इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, तो जब D1 में एरर आएगी तो D2 में एरर नहीं आएगी, D3 में एरर नहीं आएगी, और जब D2 में एरर आएगी तो D1 में एरर नहीं आएगी और D3 में एरर नहीं आएगी, और जब D3 में एरर आएगी तो D1 में एरर नहीं आएगी और D2 में भी एरर नहीं आएगी। ये तीनों केसेस निकाल लें, ठीक है ना। ओनली एंड ओनली वन का मतलब सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट में एरर आएगी। जब D1 में एरर आएगी तो D2 और D3 में नहीं आएगी, D2 में एरर आएगी तो D1 और D3 में नहीं आएगी, और D3 में आएगी तो D1 और D2 में नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो दैट इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करें, सीधे सीधे निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 कितना है? 0.2, माने 0.2, इस वाले केस की बात कर रहे हैं। 0.2 इंटू D2 में एरर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3, ना आने की कितनी होगी? 0.7। D3 में एरर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1, ना आने की कितनी होगी? 0.9। ये तो पहला वाले केस का आंसर हो गया। अब दूसरा, अब इसकी बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं प्लस। अब D2 में एरर आए 0.3, बाकी दोनों में एरर ना आए, माने 0.8 इंटू 0.9, 0.8 इंटू 0.9। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं, ये वाला। हाँ जी सर, D3 में एरर आए 0.1, 0.1, बाकी दोनों में एरर ना आए, 0.8 इंटू 0.7, 0.8 इंटू 0.7। बस जोड़ लीजिए इसको, जैसे ही आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 9 जा 126.126, 8 3 जा 24 इंटू 9 प्लस 0.216, और 8 7 जा 56.056। तीनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 0.126 प्लस 0.216 प्लस 0.056, 0.398। ये आंसर है। इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया और कोई बात नहीं है, इन्होंने यहां पे इसे राउंड ऑफ करके दिखाया, जबकि हमारा एग्जैक्ट आंसर है 0.398। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 24। देयर आर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिएगा इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, लेकिन आपको पता सब कुछ होना चाहिए। इसी वजह से सारे एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमें एक भी एग्जाम्पल, एक भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ देयर आर 2 अर्न्स कंटेनिंग 5 रेड 6 वाइट एंड 3 रेड 7 वाइट। 2 अर्न है, 2 अलग अलग अर्न है, ये अलग अलग अर्न बना लिए। अलग अलग अर्न का मतलब यहां बैक से है, यहां पे 5 रेड और 6 वाइट है, और यहां 3 रेड और 7 वाइट है। ठीक है, वो कह रहा है इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट अर्न, पहले अर्न से 2 बॉल निकाली गई, ठीक है ना, फर्स्ट अर्न विदाउट रिप्लेसमेंट एंड ट्रांसफर टू द सेकंड, और इसको दोबारा इस बैग में डाल दिया गया। माने 2 बॉल हमने निकाली, हमने 2 बॉल निकाली, ये 2 बॉल निकाली, ये 2 बॉल निकालने के बाद इसको सेकंड बैग में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले सेकंड बैग में नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ जाएंगी? तो डिपेंड करता है भाई कौन सी बॉल बढ़ेगी। अगर आप इसमें से जो बॉल निकाल रहे हैं वो रेड कलर की है तो यहां नंबर ऑफ रेड बढ़ेंगी।
अगर आप जो बॉल निकाले वो दोनों व्हाइट कलर की है तो यहां नंबर ऑफ व्हाइट बढ़ेंगी। अगर एक रेड एक व्हाइट निकाले तो यहां एक रेड और एक व्हाइट का इंक्रीमेंट होगा। बात समझ में आ गई? माने यहां हमें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। जो हम पहले बैग में से, जो हम फर्स्ट बैग में से बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो मैटर करता है। फर्स्ट बैग में से अगर हम 2 रेड निकालेंगे तो यहां रेड बढ़ेंगी, व्हाइट निकालेंगे तो यहां व्हाइट बढ़ेंगी, और एक रेड एक व्हाइट निकालेंगे तो दोनों एक एक बढ़ेंगी। और वो कह रहा है देन अ ड्रॉ ऑफ अनदर 2 balls इज मेड फ्रॉम इट। फिर इसमें से दोबारा से हमने 2 बॉल ड्रॉ करी। माने पहले ट्रांसफर करा, इसके बाद दोबारा से 2 बॉल ड्रॉ करी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ बॉल्स आर रेड? ये दोनों बॉल्स कैसी होनी चाहिए? रेड कलर की बॉल्स होनी चाहिए। ये दोनों बॉल्स कैसी होनी चाहिए? रेड कलर की बॉल्स होनी चाहिए। ये इस बात की बात कर रहा है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। हाँ जी सर, इसको मैं अलग पेज पे करके दिखा दे रहा हूं आपको। 2 अलग अलग बैग हैं। एक में कितने रेड कितने व्हाइट है सर? 5 रेड 6 व्हाइट 3 रेड 7 व्हाइट। 5 रेड 6 व्हाइट 3 रेड 7 व्हाइट। ये फर्स्ट बैग है, ये सेकंड बैग है। सबसे पहले इसमें से 2 बॉल निकाल के इसमें ट्रांसफर की गई। तो ये जो दोनों बॉल निकाली, या तो ये दोनों रेड कलर की हो सकती थी, या ये दोनों व्हाइट कलर की हो सकती थी, या एक रेड और एक व्हाइट हो सकती थी। यही 2 केसेस हो सकते हैं। या तो ये दोनों रेड कलर की हो सकती थी, या ये दोनों व्हाइट कलर की हो सकती थी, या ये दोनों एक रेड एक व्हाइट कलर की हो सकती थी। तो सबसे पहले इस बैग में से दोनों रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इस बैग में से दोनों रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? भाई टोटल का केस की बात करें तो अपॉन में तो आ जाएगा 11C2, यहां पे भी और यहां पे भी। अब दोनों रेड कलर की हो 5C2, दोनों व्हाइट कलर की हो 6C2, और दोनों रेड एक व्हाइट हो, माने 3C1 इंटू 7, 3C1 कह रहा हूं, 5C1 इंटू 6C1। पहले बैग में से निकाल लेना। ये फर्स्ट बैग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फर्स्ट बैग वाले की। ये फर्स्ट बैग की बात हो रही है, ये भी फर्स्ट बैग की बात है। अब हमने ये वाली दोनों रेड इसके अंदर ट्रांसफर कर दी। जब हमने रेड ट्रांसफर करी तो हमारे पास सेकंड बैग में कितनी बॉल्स हो गई सर? हमारे पास 5 रेड और 7 व्हाइट हो गई। जब हमने 2 व्हाइट ट्रांसफर करी, जब हमने सेकंड बैग में 2 व्हाइट ट्रांसफर करी, तो अब हमारे सेकंड बैग में कितनी हो जाएंगी? 3 रेड और 9 व्हाइट हो जाएंगी। 3 रेड और 9 व्हाइट हो जाएंगी। और जब हमने सेकंड बैग में 1 रेड 1 व्हाइट ट्रांसफर करी, तो हमारे पास सेकंड बैग में कितनी हो गई? 4 रेड और 8 व्हाइट हो गई। 4 रेड और 8 व्हाइट हो गई। अब ये कह रहा है इसमें से जो बॉल ड्रॉ करी हमने, ये दोनों कैसे कलर की होनी चाहिए? रेड कलर की होनी चाहिए। तो इसमें से जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये वाला सेकंड बैग बन चुका है आपका। ये सेकंड बैग बन चुका है, ये सेकंड बैग बन चुका है, ये सेकंड बैग बन चुका है। अब इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? भाई अपॉन में कितना केस आएगा? 12C2। ऊपर कितना आएगा? 5C2। इसमें अपॉन में कितना आएगा? 12C2। और याद रखिएगा रेड ही निकालनी है, 3C2। इसमें अपॉन में कितना केस आएगा? 12C2। और इसमें रेड ही निकालनी है, 4C2। बस सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्लस कर लीजिए। ये हो जाएगा 10 अपॉन 11 इंटू 10 अपॉन 2 55 इंटू 10 अपॉन 12 इंटू 11 टू 66। ठीक है ना? हाँ, 6 5 30, 15 अपॉन 55 और 3 अपॉन 66, 30 अपॉन 55 और 6 अपॉन 66। इन तीनों प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, टोटल आंसर निकल आएगा। एलसीएम कितना ले लीजिए? 55 इंटू 66 ले लीजिए। कितना हो जाएगा? ये 100। ये कितना हो जाएगा? 45। और ये कितना हो जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 280, 325 अपॉन 55 इंटू 66। 5 की टेबल से ये 11 जा कट गया, 5 6 जा और 5 जा। और कुछ कट रहा है सर? और कुछ तो नहीं कटेगा। 6 जा 5 जा, बिल्कुल ठीक। तो आंसर आ जाएगा
65 अपॉन ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है, 65 अपॉन 11 इंटू 66 माने 65 अपॉन 726। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन देखने में लेंदी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन आपका ये एक्सरसाइज में भी दे रखा है। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी दे रखा है। वो कह रहा है 8 balls आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम अमंग 3 boxes। यहां 3 बॉक्स बने हुए हैं, ये 3 बॉक्स बने हुए हैं और यहां पे 8 बॉल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉल है। इन 8 बॉल को इन 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। What is the probability that the first box would contain 3 balls? पहले बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में क्या कितनी बॉल आनी चाहिए? 3 बॉल आनी चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स will contain 3 balls। ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब सबसे पहले तो हम टोटल की बात करेंगे। देखिए कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो सबसे पहले टोटल के बारे में सोचा करिए। एक बार अगर आपको टोटल पता लग जाएगी तो फेवरेबल केस तो आप निकाल ही लेंगे। तो अगर हम टोटल की बात करें दोस्तों तो जरा ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से। यहां पे क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है। सबसे पहले अपॉन में बात करें। पहली बात तो बॉल को उठा के बॉक्स में डालेंगे, बॉक्स उठा के बॉल में नहीं डालेंगे। तो पहली बॉल के लिए कितनी चॉइस? सर 3, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 3, पांचवे के लिए 3, हर एक बॉल के लिए कितनी चॉइस? 3। माने टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 3 to the power 8। भाई पहली बॉल के लिए कितने बॉक्सेस अवेलेबल है? 3। दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 3, पांचवे के लिए 3, छठे के लिए 3, सातवें के लिए 3, आठवें के लिए 3। माने टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 3 to the power 8। तो यहां क्या लग गया? परमुटेशन लग गया। बात समझ में आ गई? अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन एग्जैक्टली 3 balls। तो पहले बॉक्स में कोई सी भी 3 बॉल आनी चाहिए। तो पहले हमारे पास बॉल कितनी अवेलेबल है? 8 में से कोई 3 बॉल तो यहां आ जाएंगी, माने 8C3। मान लीजिए 3 बॉल्स आ गई, ये 3 बॉल्स आ गई, काट दिया मैंने। अब बची हुई बॉल कितनी है? 5। और बॉक्स कितने बचे? 2। तो अब इस वाली बॉल के लिए कितनी चॉइस हो गई? 2। इस वाली बॉल के लिए कितनी चॉइस? 2। इसके लिए 2, क्योंकि पहला बॉक्स तो भर गया। इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। तो टोटल नंबर ऑफ ये कितना हो जाएगा? इंटू 2 to the power 5। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको स्टडी मेट के एक्सरसाइज में दे रखा है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26। अरे वाह, ओहो, ये क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको कोई थ्योरम पढ़ाया ही नहीं है, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। बहुत आराम से क्वेश्चन को जज करिएगा। वो कह रहा है 3 बॉक्सेस है। फर्स्ट बॉक्स में 7 रेड 5 व्हाइट 4 ब्लू, सेकंड बॉक्स में ये, थर्ड बॉक्स में ये। वन ऑफ द बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। सबसे पहले एक बॉक्स को सेलेक्ट किया गया, तो हर बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3, 1/3 और 1/3, तीनों को इक्वली फेवरेबल मानेंगे। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। फिर इसमें से एक बॉल निकाली गई, कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट किया गया, फिर उसमें से एक बॉल निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड? प्रोबेबिलिटी क्या हो कि वो बॉल क्या हो? रेड कलर की। यहां पे बेस थ्योरम नहीं लगेगी। ड्रॉन बॉल इज रेड, सिर्फ रेड होने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो इसमें से रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 इंटू 7 बाय 7 बाय 7 5 12 4 16। इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 इंटू 5 बाय 14 और प्लस 1/3 इंटू 4 बाय 9। एलसीएम की वो कॉमन क्या आ गया? 1/3। क्या बचेगा? 7/16 प्लस 5/14 प्लस 4/9। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? इसका आंसर आ गया 1249 डिवाइड बाय 3024। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आगे की बात करते हैं।
अब सर देखिए सिंपल क्वेश्चन तो खत्म हो गए, अब हमारी जो शुरुआत हो रही है वो किसकी हो रही है सर, रैंडम वेरिएबल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जहां हम एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो बाकी बच्चे क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के हैं, रैंडम वेरिएबल के हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर, कोई एग्जाम्पल मिल जाए जल्दी से मिल जाए। ये रहा, मिला 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 एग्जाम्पल मिला, मिला सर एग्जाम्पल मिला। आइए देखते हैं। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार, अनबायस्ड का मतलब जिसमें कोई पक्षपात ना हो। An unbiased coin is tossed 3 times. Find the expected value of the number of heads and also find its standard deviation. हालांकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में करा रखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के स्टार्टिंग में, लेकिन अगर बाई चांस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपने मेरे लेक्चर परचेस नहीं कर रखे, तब भी आपको ये समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। जब एक कॉइन को 3 बार टॉस कराते हैं तो केसेस कितने बनते हैं सर, 8। पहले हम 2 वाले केस उतारेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तीसरी बार में या तो हेड लगा दे और तीसरी में या फिर टेल लगा दे। ये 8 केसेस तैयार हो गए। अब वो कह रहा है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बताइए, किसके लिए, माने किसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो यहां लिख लिया x विच इज नंबर ऑफ हेड्स, और यहां लिख लिया इसकी प्रोबेबिलिटी विच इज डिनोटेड बाय p। अब कम से कम हेड कितने हो सकते हैं, 0, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, 0 1 2 3। अब 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, टेल 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 केस वाला 1/8। वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 हेड के कितने केस हैं सर, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, कितने हो गए सर 3/8। कितना हो गया सर 3/8। 2 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है सर, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3/8। और 3 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, एक ही केस है, तो कितना हो गया 1/8। ये इसका क्या तैयार हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। जरा ध्यान से चेक करिए तो यहां सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। यहां सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। यहां तक क्लियर हो गई बात। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसने आपसे पूछा है कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बताइए, तो जरा देखिए ध्यान से। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, समीशन p इंटू एक्स, माने अपॉन में तो 8 आ जाएगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू 1 3। ये कितना आ गया, 6 3 9 3 12, 12/8, दैट इज इक्वल टू 1.5 क्या हेड्स। ये इसकी क्या निकल आई, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब अगर मुझसे इसने पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले मैं यहां x का स्क्वायर इस वाले में कर ले रहा हूं, x का स्क्वायर निकाल लूंगा। यहां पे मैं x का स्क्वायर निकालूंगा। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल आई तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो थोड़ा सा इसे नीचे भी कर लेते हैं बस। तो यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई हमारी, यहां लिख लेते हैं साइड से, दैट इज इक्वल टू 1.5 क्या हेड्स। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा एवरेज से होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब किससे होता है, हमेशा एवरेज से होता है। तो यहां पे हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 1 4 और 9। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। ई एक्स तो हम निकाल चुके, ई एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। तो ई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, समीशन p इंटू एक्स स्क्वायर। इसलिए हमने एक्स स्क्वायर ऊपर निकाल लिया था। अब p इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 0 इंटू 1/8, एलसीएम तो 8 ही आ जाएगा। 0 1 जा 0, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, और 9 1 जा 9, 12 3 9 24, 3 आ गया, कितना आ गया 3। ये आ गया ई एक्स स्क्वायर। अब बस जरा वैल्यू लगा दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू
ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। भाई ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, ई एक्स की वैल्यू 1.5 निकाल चुके थे, तो ये कुल मिला के आ गया दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.75। इतने क्या हेक्स, ये इसका क्या निकला आया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। बात समझ में आ गई। चलिए, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन आपको मैंने क्या कहा, सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ A to Z। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। A random variable has the following probability distribution। ये probability distribution रखा है, जरा चेक करिए कि इनकी probability का सम 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये complete probability distribution है, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई random variable गायब है। 0.5 और 0.15, वो 0.15 और 0.15, 0.30, 0.50, 0.90, 1, बिल्कुल सही। प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। माने ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 को डिफरेंट रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब वो कह रहा है फाइंड ई ब्रैकेट में एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, मतलब ये देखा जाए वेरिएंस दे रखा है। अगर यहां अंडर रूट लगा देते हैं, अगर यहां पे अंडर रूट लगा देते हैं ऐसे करके, तो ये बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर अंडर रूट नहीं लग रहा है तो ये एक वेरिएंस है। तो आपको सीधे सीधे इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालना है। आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा भाई। वेरिएंस इज इक्वल्स टू हमें फॉर्मूला क्या पता है, अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। बस आप तो इसको याद रखिए, ये दोनों बातें सेम है, ये दोनों बातें सेम है। बात समझ में आ गई। तो एक्स स्क्वायर हमें अलग से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहां निकाल लीजिए एक्स का स्क्वायर, 16, 25, 49, 64 और 100। अब सबसे पहला काम हमारा ई एक्स स्क्वायर निकालने का, यहां निकाल ले रहा हूं ई एक्स स्क्वायर। क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम नहीं आएगा, पॉइंट में है वैल्यू। तो सीधे सीधे दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू 0.15, 16 इंटू 0.15, 2.4 प्लस दिस इंटू दिस 25 इंटू 0.2, 5 प्लस दिस इंटू दिस 49 इंटू 0.4, 19.6 plus this into this 64 into 0.15, 9.6 plus this into this 100 into 0.1, 10। तो जरा जोड़ लीजिए इन सबको, ये हो जाएगा 10 प्लस 9.6 प्लस 19.6 प्लस 5 प्लस 2.4, 46.6। ये वाली वैल्यू तो निकल आई हमारी 46.6। अब हमें ई एक्स और चाहिए, ई एक्स यहां निकाल लेते हैं, ई एक्स यहां निकाल लेते हैं। अब ई एक्स का मतलब क्या होगा, समीशन पी इंटू एक्स, माने इन दोनों की मल्टीप्लाई। 4 इंटू 0.15, 4 इंटू 0.15, 6.06 प्लस 5 इंटू 0.20, 1 प्लस 7 इंटू 0.4, 2.8 प्लस 8 इंटू 0.15, 1.2 प्लस 10 इंटू 0.1, 1। ठीक है ना। तो ये जोड़ लीजिए जरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 0.6 आएगा बेटा, ये 0.6 आएगा। 0.6 प्लस 1 प्लस 2.8 प्लस 1.2 प्लस 1, 6.6। ये वैल्यू कितनी निकल आई, 6.6। ये भी निकला। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेरिएंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 46.6 माइनस 6.6 माइनस 6.6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो 6.6 इंटू इक्वल, ये था 43.56 आया, ये आ गया वेरिएंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3.04।
वेरिएंस इज इक्वल्स टू 1.7435, यह आंसर आ गया, वेरिएंस कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद इसने क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड वेरिएंस ऑफ 3x - 4। अब जरा बात को बहुत ध्यान समझिएगा, वेरिएंस का मतलब बेसिकली डिस्पर्जन से है, और डिस्पर्जन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज ऑफ ओरिजिन माने प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें ओरिजिन क्या हुआ -4, इसको कट कर दीजिए। अब आपको वेरिएंस ऑफ 3x निकालना है, तो ये आपका जो वेरिएंस निकल आया, इसमें हम क्या करेंगे, स्केल का फर्क पड़ता है, माने स्केल के वेरिएंस है ना, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होती तो × 3 कर देते, लेकिन वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहां स्केल कितना है 3 का स्क्वायर 9 की मल्टीप्लाई 1.7435 से कर देंगे। अच्छा वेरिएंस है ना, तो अंडर रूट थोड़ा लगाएंगे, सॉरी, यहां अंडर रूट नहीं लगेगा, यहां अंडर रूट नहीं लगेगा, ये मेरे से गलती हो गई, ये अंडर रूट नहीं लगेगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ रहा है, ये आपका वेरिएंस निकल के आ चुका है, कितना आया था 3.04 इज द वेरिएंस, ये सही आंसर है, 3.04 इज द वेरिएंस। तो 9 × 3.04 करेंगे, 9 × 3.04, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने अंडर रूट लगा दिया था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन था, अंडर रूट नहीं लगाएंगे तभी तो वेरिएंस होगा, बात समझ में आ गई ना। तो 9 × 3.04 कितना हो जाएगा, 9 × 3.04 27.36, ये आपका न्यू वेरिएंस निकल आया, चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल सही आंसर है मेरा। 27.36 कहां गया, ये रहा 27.36, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 29। सर एग्जाम्पल नंबर 29 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इन अ बिजनेस वेंचर अ मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 और इनक्योर अ लॉस ऑफ 20,000। या तो उसे 50,000 का प्रॉफिट होगा या उसे 20,000 रुपए का लॉस होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट ऑफ इनक्योरिंग लॉस फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस आर नोन टू बी 0.75 एंड 0.25। मतलब प्रॉफिट और लॉस, यहां लिख लिया प्रॉफिट और लॉस, और यहां लिख ली इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रॉफिट कितना कितना हो सकता है सर, या तो 50,000 का प्रॉफिट होगा या 20,000 रुपए का लॉस होगा। 50,000 का प्रॉफिट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75। 20,000 रुपए का लॉस होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25। जरा ध्यान से देखिए, ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, माने आपसे एक्सपेक्टेशन पूछी गई है, दैट इज इक्वल टू समीशन P × X, माने 50,000 × 0.75 दैट इज इक्वल टू 37,500 प्लस -20,000 × 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 5,000 माइनस का 5,000, तो दैट इज इक्वल टू ₹32,500। ये आपका क्या आ गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल आया। ये आपका क्या आ गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल आया। बात समझ में आ गई। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। चलिए आगे की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 कह रहा है बॉक्स कंटेन 12 इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। 12 लैंप है जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 5, तो नॉन डिफेक्टिव कितने रह गए, नॉन डिफेक्टिव रह गए सर 7। अ मैन सेलेक्टेड 3 लैंप्स, एक इंसान ने कितने लैंप सेलेक्ट किए, 3 लैंप्स को सेलेक्ट किया। वो कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैंप इन हिज सिलेक्शन। तो हमें सबसे पहले इसके लिए एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना पड़ेगा। यहां लिख लेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैंप्स और नीचे लिख लेंगे इसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैंप कम से कम कितने हो सकते हैं सर 0, तो ये 0 1 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 3, ठीक है ना। 0 1 2 3 ये क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल हो गया। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो 0 डिफेक्टिव है तो कितने होंगे, 3 नॉन डिफेक्टिव होंगे, माने ये हो जाएगा 5C0 इंटू 7C3 अपॉन 12C3। 5C0 भाई 0 डिफेक्टिव तो 3 नॉन डिफेक्टिव, तो 5C0 इंटू 7C3 और टोटल केस क्या होगा 12C3, ठीक है ना।
ऐसे ही 1 डिफेक्टिव तो 2 नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5C1 इंटू 7C2 अपॉन 12C3। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसके बाद 2 के लिए जब 2 डिफेक्टिव तो 1 नॉन डिफेक्टिव, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5C2 इंटू 7C1 अपॉन 12C3। अब तीनों नॉन डिफेक्टिव तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, भाई 3 ये ले ले तो ये 0 हो जाएगा, 5C3 इंटू 7C0 अपॉन 12C3। ये आपका क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनके तैयार हो गया। अब इस प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्बली कैलकुलेशन कर लेंगे। 5C0 1, 7C3 35, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 12C3 का मतलब हो जाएगा 220। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 5C1 का मतलब 5 और इंटू 35 नहीं 5 इंटू 21, 7 6 42 अपॉन 2 21, ये हो जाएगा 105 अपॉन 220। 5C2 का मतलब 10 और 7C1 का मतलब 7 70 अपॉन 220, और ये 5C2 का मतलब 10 अपॉन 220। जरा चेक करिए क्या सभी प्रोबेबिलिटी का सम, सॉरी ये कितना आया था, ये आया था 5C0 135 अपॉन 220। हाँ जी, क्या सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है? अगर इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंप्लीट है। 35 और 100 105 140 210 220, बिल्कुल ठीक, प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर क्या होता है, हमेशा समीशन P इंटू एक्स, माने एलसीएम कितना आ जाएगा 220, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से, तो ये हो गया 0। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, तो ये हो गया 105। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो ये हो गया 140, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, माने ये हो गया 30। ये कितना हो जाएगा 140 170 170 का मतलब 275 अपॉन 220। 5 की टेबल से कट जाएगा, 4 जा 5 5 जा 5 जा, ये 4 जा ये 5 जा। एक्सपेक्टेशन कितनी आ गई 1.25 आंसर। इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी 1.25, क्या डिफेक्टिव बल्ब्स, 1.25 क्या डिफेक्टिव बल्ब्स तो रहेंगे। ये इसकी क्या हो गई, एक्सपेक्टेशन हो गई। बात समझ में आ गई? आइए चेक कर लेते हैं आंसर। ये रहा 1.25, क्या एक्सपेक्टेड वो डिफेक्टिव बल्ब तो रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 31, बिल्कुल सेम वे में है। मॉड्यूल ड्रॉ 2 बॉल्स फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल। एक बैग है, इसमें 3 व्हाइट और 5 रेड बॉल है, और इसमें से 2 बॉल ड्रॉ की गई। ही गेट ₹500 इफ ही ड्रॉ अ व्हाइट बॉल। अगर वो व्हाइट बॉल निकालेगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे 500 रुपए, और अगर वो रेड बॉल निकालेगा तो उसे कितने मिलेंगे 200 रुपए। तो ये जो 2 बॉल निकाली है, या तो ये दोनों रेड हो सकती हैं, या दोनों व्हाइट हो सकती है, या एक रेड और एक व्हाइट होगी। ठीक है ना, तो हम इसका क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां लिख लेते हैं रैंडम वेरिएबल, और यहां लिख लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब अगर वो दोनों रेड निकालता है, ठीक है ना, दोनों रेड नहीं दोनों व्हाइट निकालता है, अगर वो जो 2 बॉल उसने ड्रॉ करी है वो दोनों व्हाइट हो, तो उस केस में से कितने मिलेंगे, इस केस में से मिलेंगे 1000 रुपए, 1000। अगर दोनों रेड निकालेगा तो उसे मिलेंगे 400, और एक व्हाइट एक रेड निकालेगा तो उसे मिलेंगे ₹700। ठीक है ना, अब दोनों व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, टोटल केस कितना होगा 8C2, तो टोटल व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हो जाएगा 3C2 अपॉन 8C2। दोनों रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5C2 अपॉन 8C2। एक व्हाइट एक रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3C1 इंटू 7 वो 5C1 3C1 इंटू 5C1 अपॉन 8C2। ठीक है ना, चेक करना पड़ेगा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये हो जाएगा, जरा चेक करिए, ये हो जाएगा
दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3/28, ये हो जाएगा 10/28 और ये हो जाएगा 15/28। जरा चेक करिए, क्या इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, माने हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू की। तो एक्सपेक्टेशन इक्वल्स टू कितना होगा? दिस इनटू प्रोबेबिलिटी, सब्मिशन पे इनटू एक्स होता है। तो एलसीएम तो 28 ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 28। 3 इंटू 1000 3000 प्लस 10 इंटू 400 4000 प्लस 15 इंटू 700 15 7 105 10,500। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इन सबको जोड़ लीजिए, ये 4000 है बेटा, ठीक है ना। इन सबको जोड़ लीजिए, डिवाइड बाय 28 कर लीजिए, तो 17,500 हो जाएगा। ये 17,500 डिवाइड बाय 28, 17,500 डिवाइड बाय 28। कैलकुलेटर कहां गया? ये रहा सर कैलकुलेटर। 17,500 डिवाइड बाय 28 ₹625। तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? 625 रुपए की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना आया। ₹625 हमारे हिसाब से आया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब वो क्या पूछ रहा है उसमें, क्वेश्चन कुछ और भी पूछा है। वो कह रहा है व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन इफ ही आस्क्ड टू पे ₹400 फॉर पार्टिसिपेटिंग। माने वो कह रहा है कि अगर ये गेम खेलना है तो 400 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 400 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा और हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी मिल रही है? हमें 625 रुपए की। मतलब देखा जाए हमें प्रॉफिट ही होगा ना, गेम फेयर है, फेयर गेम है। बात समझ में आ गई? क्या है? गेम बिल्कुल फेयर है। क्लियर हो गई बात? चलिए एग्जाम्पल नंबर 32, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। और 33, ये दोनों एग्जाम्पल आप छोड़ सकते हैं, माने कुल मिला के। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 34 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। वो कह रहा है अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दे रखा है। तो आपसे के की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। जरा मुझे ये बताइए, इन सब प्रोबेबिलिटी का सम होना कितना चाहिए? 1। इन सब प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए? 1। तो जरा जोड़िए 2 के और 3 के 5 के, 6 के और 2 के 8 के, 8 के और के 9 के हो गया। और के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब आप के की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो भी आंसर होगा, जो ऑप्शन दे रखे होंगे उससे आंसर निकल आएगा। तो इससे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हालांकि हम चाहे तो इसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और वो कह रहा है उसके बाद सेकंड पॉइंट, के की वैल्यू जब आप लगा देंगे तो एक्स की वैल्यू 3 से छोटी, माने इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कर लीजिएगा। एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी, माने इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कर लीजिएगा। आइए कर लेते हैं। तो 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे के प्लस 1, के प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो के प्लस 1। तो ये 10 के माइनस 1 और के प्लस 1। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10। अरे वाह, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं भाई। ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 7/100 और ये हो जाएगा 2/100 प्लस 1/10। बात समझ में आ गई? अब इसने पूछा है एक्स की वैल्यू 3 से अगर छोटी हो तो आप क्या करेंगे? इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम कर लेंगे, माने 5/10 आंसर। एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी हो, माने इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम कर लेंगे, जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी 5 से छोटी हो, 2 से बड़ी 5 से छोटी, माने 5 से छोटी और बराबर, तो 3, 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी को जोड़ लेंगे, आंसर निकल आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये यहां पर आपके सारे के सारे एग्जाम्पल्स पूरे हो चुके हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा लेंदी है तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको छोड़वाए, बाकी सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके कवर हो चुके हैं। और इसके बाद जब आप एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए वर्बली होने वाले हैं, 100% वर्बली होने वाले हैं।
ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं। हमारे प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।